हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी पर। आई होप कि आप सब भी अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगी न्यूटन का गति का द्वितीय नियम यानी न्यूटन सेकंड लॉ। ये जो न्यूटन सेकंड लॉ है ये डिपेंड करता है, ये जो न्यूटन का सेकंड लॉ है ये फॉलो करता है संवेग के नियम को यानी लॉ ऑफ मोमेंटम को ये फॉलो करता है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ हमारा जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस जो मैंने सेशन लिया था उसमें हमने गति न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ देखा था उसमें एक छोटा सा पार्ट रह गया था। इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन तक हमने विद एग्जांपल अच्छे से मैंने क्लैरिफाई किया था। तो उसमें एक छोटा सा पार्ट रह गया था इनर्शिया को ही लेकर। इनर्शिया होता है वो डायरेक्शन के ऊपर भी एक तरीके से लगता है, कैसे वो मैं आज आपको यहाँ पर बताऊंगी। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को अब यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखिए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन यानी दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। तो देखिए ये जो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है ये कहाँ पे लगता है। तो जैसे मैंने इनर्शिया के बारे में आपको बताया था, जब कोई वस्तु रेस्ट पर है वो रेस्ट वाली वस्तु पर भी इनर्शिया लगता है। जब कोई वस्तु मोशन कर रही है यानी गतिमान है, गति कर रही है, उस पर भी ये इनर्शिया लगता है। इनर्शिया क्या करता है, जब किसी रुकी हुई वस्तु में या चलती हुई वस्तु को रोकने में जो फोर्स लगाया जाता है उस फोर्स की वजह से जो चेंज आता है, उस चेंज होने वाली वस्तु में जो चेंज आता है उसका विरोध करना ही क्या होता है, इनर्शिया होता है। ऐसे ही डायरेक्शन में भी क्या लगता है, इनर्शिया लगता है। अब आपने ऑब्जर्व किया होगा जब आप किसी मोड़ पर मुड़ते हैं, हर वो ऑब्जेक्ट जो मोड़ पर मुड़ता है तो वो मुड़ते हुए हमें अपनी इमेज, हमें अपनी जो है आगे की ओर झुका हुआ, हमें अपनी बॉडी आगे की ओर झुकी हुई नजर आती है। कैसी नजर आती है, हमें अपनी बॉडी आगे की ओर यानी बाहर की ओर झुकी हुई नजर आती है। वो इसलिए नजर आती है क्योंकि हमारी जो बॉडी है जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में चलना जो है वो पसंद करती है। अगर उस डायरेक्शन में इसी वजह से हमारा जो बॉडी का झुकाव है वो बाहर की ओर हमें नजर आता है। क्यों आता है, क्योंकि हमारी जो डायरेक्शन है, हमारी जो बॉडी है वो उसी डायरेक्शन में चलना पसंद करती है जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। इसी वजह से जब हम मोड़ पर मुड़ते हैं हमें अपनी बॉडी का बाहर की ओर झुकाव नजर आता है। तो उस पर क्या लग रहा है, जो बाहर की ओर हमें झुकाव नजर आ रहा है उस पर लग रहा है इनर्शिया। तो वो इनर्शिया विरोध करता है कि नहीं इसी डायरेक्शन में चलना है, तो इसलिए हमें अपनी बॉडी बाहर की ओर झुकी हुई नजर आती है जब हम किसी मोड़ को क्रॉस करते हैं। हर ऑब्जेक्ट पर ये फॉलो होता है, तो इसे ही कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब देखिए मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या सभी वस्तुओं पर इनर्शिया समान लगता है यानी जड़त्व, क्या हर ऑब्जेक्ट पर इनर्शिया इक्वल लगेगा? देखिए ये हर ऑब्जेक्ट पर नहीं मतलब इक्वल नहीं लगता है। ये डिपेंड करता है मास के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास के ऊपर डिपेंड करता है। हर ऑब्जेक्ट का मास देखिए कोई ऑब्जेक्ट हमारा हल्का होगा, कोई ऑब्जेक्ट हमारा भारी होगा। अब मैं यहाँ पर एग्जांपल लूं, एक मैं ओरिजिनल ट्रक की बात करूं तो एक है हमारे पास ओरिजिनल यानी एक हैवी ट्रक जिसमें हम ड्राइव कर रहे हैं। एक ट्रक वो है जो टॉय ट्रक है हमारे पास, उसका वेट, उसका क्या मास क्या होगा, कम होगा। तो वो ट्रक जिसमें हम ड्राइवर अपनी अपने रूट में दूरी अपनी जहां पर उसको जाना है अपना रास्ता तय कर रहा है, एक वो ट्रक हैवी मास वाला, एक वो ट्रक जिसका क्या मास है, जिसका मास कम है यानी जिसका द्रव्यमान कम है। जिस ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान कम होगा उस पर इनर्शिया कम लगेगा यानी उस पर जड़त्व कम लगेगा। जो ऑब्जेक्ट हमारा हैवी होगा उस पर इनर्शिया ज्यादा लगेगा। तो अब हम यहाँ पर यू कैन से कि अब देखिए जो मास होता है ना, मास के ऊपर डिपेंड करता है यानी मास के प्रोपोर्शनल होता है क्या, इनर्शिया। यू कैन से इनर्शिया प्रोपोर्शनल होता है मास की, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा मास के ऊपर। अगर हमारा ऑब्जेक्ट हैवी होगा तो इनर्शिया उस पर ज्यादा लगेगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कम होगा तो उस पर इनर्शिया कम लगेगा। तो इसी के साथ हमारा न्यूटन का प्रथम नियम खत्म होता है।
तो ये हमारा न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ये डिपेंड करता है लॉ ऑफ मोमेंटम पर, यानी संवेग के नियम पर। कैसे होता है तो इसकी हम पहले डायरेक्शन देख ले, इसकी हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन जो है वो कैसे इसके इक्वल होती है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फोर्स डायरेक्टली इस संवेग के नियम पर जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, प्रोपोर्शनल rate of change of momentum, change of momentum. So you can say force proportional होता है, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, मोमेंटम के। तो कैसे होगा, रेट ऑफ चेंज हो रहा है ना, यहाँ पर देखिएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज मोमेंटम, तो रेट हमारे इसमें किसके टाइम में भी तो चेंज आ रहा है, तो रेट ऑफ मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम एंड चेंज इन टाइम। तो ये इस तरीके से फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। अब देखिए जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, पहले हम यहाँ पर ये देखिए ये मोमेंटम है। मोमेंटम मैंने बताया हुआ है, प्रीवियस जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें मैंने जो छोटे छोटे टॉपिक्स, जो बेसिस टॉपिक थे मोशन वाले, वे मैंने सभी डिस्कस किए थे। तब मैंने आपको वहां पर मोमेंट का जो फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था, P इक्वल टू mv के बताया था। यानी जो मोमेंटम है ये एक तरीके से किसके समय के साथ, तो उसी ये जो चेंज हो रहा है इसी के प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, फोर्स इसके प्रोपोर्शनल होता है। कैसे, अब हम इसमें चेंज करके देखें। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको इस ऑब्जेक्ट पर जब मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगी, इस ऑब्जेक्ट पर मैंने लगाया एक्सटर्नल फोर्स, जब मैं इस ऑब्जेक्ट पर लगा रही हूँ एक्सटर्नल फोर्स, तो जब मैं इस ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रही हूँ तो इस पर जो इसका जो वेग है, जो इसकी स्पीड होगी, जो इसका वेग लग रहा है इसके ऊपर, वो होगा अलग, वो कुछ अलग होगा। अब देखिए जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पर जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता रहेगा तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता रहेगा। तो उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आएगा तो वो देखिए वो इनिशियल वेलोसिटी उसकी अलग होगी और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो अलग होगी। तो यहाँ पर देखिए ये एक वस्तु है, इस पर जब शुरू में फोर्स लगाया जा रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो अलग है, और इस पर जब फोर्स लगता रहा इस ऑब्जेक्ट को खिसकाने में, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को लेकर जाया जा रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, मान लीजिए ये गाड़ी है, गाड़ी को धक्का लगाया जा रहा है, तो इसको जब धक्का लगाया जा रहा है इनिशियली इसकी वेलोसिटी अलग है, और फिर जब इस पर धक्का लगाया जा रहा है इस पर फोर्स बढ़ता रहेगा। किसी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगाते हैं वो बढ़ता रहता है, तो ऑब्जेक्ट पर जो ये फोर्स बढ़ता है ना तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो यहाँ पर टाइम में भी चेंज होगा। ये यहाँ पर क्या है, टाइम है, टाइम में भी चेंज होगा। तो इसके जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसको, फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे इसकी फाइनल वेलोसिटी को, v से। इसके जो इनिशियल वेलोसिटी है इसे हम u से डिनोट करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पर कैसे होगा, तो चेंज ऑफ p के इक्वल हम mv को रखेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए ये जो इसके इक्वल है, तो यहाँ पर इसे प्रोपोर्शनल के मार्क को अगर हम हटाएंगे, अभी इसको लगे रहने देते हैं, तो यहाँ पर ये जो P है ये मास और वेलोसिटी के गुणनफल के बराबर है। तो हमने P के प्लेस पर क्या लिखे, क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी लेनी है और फाइनल वेलोसिटी भी लेनी है, तो इसलिए यहाँ पर जो मोमेंटम है वो भी दो लगेंगे यहाँ पर, P F फाइनल माइनस
पी आई यानी इनिशियल। यहाँ पर मोमेंटम भी दो काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूं पी एफ, यानी ये पी एफ क्या है, फाइनल मोमेंटम, पी आई इनिशियल मोमेंटम अपॉन में टी। अब यहाँ पर एफ प्रोपोर्शनल है पी, हमारी जो फाइनल वेलोसिटी क्या आई, वी से डिनोट करेंगे, तो क्या आएगा, मास हमारा यहाँ पर रहेगा क्योंकि एम वी है ना, तो पी के प्लेस पर हम वी, इसको वी यू को लिखेंगे, फाइनल को वी को लिखेंगे हम यहाँ पर एम, तो ब्रैकेट में हम लिखिए इसकी इन फाइनल वेलोसिटी माइनस इसकी यहाँ पर फिर इनिशियल वेलोसिटी हम लिखेंगे, तो यहाँ पर अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम। अब देखिए प्रोपोर्शनल का मार्क हटाने के लिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम k को लेते हैं, k को कंसीडर करते हैं, k बराबर होता है 1 के, क्योंकि इसको भी k को भी हमें बाद में यहाँ से रिमूव करना है, तो प्रोपोर्शनल को हमें यहाँ से हटाना है, तो ये k m a। अब देखिए ये जो यहाँ पर ये जो वेलोसिटी, ये जो स्पीड है, इस वस्तु पर जो फोर्स लगाया जा रहा है, इसकी वेलोसिटी में जो यहाँ पर चेंज आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कुछ थी, इसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ है, तो जो जो चेंज आया इनिशियल वेलोसिटी में, इसकी स्पीड में ये जो चेंज आया, इसके वजह से यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गया है, त्वरण यानी एक्सेलरेशन यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। जब देखिए किसी वस्तु की स्पीड पहली अलग होती है, चलती हुई स्पीड में अचानक से जो वेग में जो परिवर्तन आता है उसे ही कहते हैं एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये देखिए ये फॉर्मूला किसका है, v माइनस यू अपॉन टी। ये क्या यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गया है, इसकी पहली स्पीड थी कोई और, चलते हुए स्पीड में दोबारा जब वो अचानक से परिवर्तन आया, वो किस में कन्वर्ट हो गया है, एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो गया है। तो ये फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी ये किसको फॉलो कर रहा है, एक्सेलरेशन को। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा f इक्वल टू के एम ए, के यहाँ पर ये मैंने प्रोपोर्शनल का यहाँ पर मार्क हटाया, तो इसीलिए मैंने k लिखा, और ये a आया क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी चलते हुए जो फाइनल वेलोसिटी में जो परिवर्तन आया, उस परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, जो उत्पन्न हुआ है, जो परिवर्तन के कारण वो क्या हुआ है, एक्सेलरेशन। तो यहीं से इस तरीके से हम यहाँ पर सो यू कैन से जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, इसीलिए ये इस पर डिपेंड करता है, लॉ ऑफ मोमेंटम पर। ये जो चेंज आ रहा है, इसके ये जो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज, यानी मोमेंटम के ये रेट है, इसकी जो चेंज आया है वो किस वजह से, ये किसकी वजह से आया है, मोमेंटम की वजह से आया है, इसीलिए फोर्स को हम कहते हैं इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसी जो ये सेकंड लॉ है, इससे हमारा क्या निकल कर आया, फोर्स का फॉर्मूला यहाँ से निकल कर आया। तो फोर्स का फॉर्मूला किससे निकलता है, न्यूटन्स के सेकंड लॉ से निकलता है। ये प्रोपोर्शनल होता है लॉ ऑफ मोमेंटम के सेकंड लॉ। तो ये हमने यहाँ पर न्यूटन्स का सेकंड लॉ देखा, इसमें ये जो हमने अभी देखा लॉ ऑफ मोमेंटम के इसके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ से फोर्स का जो है फॉर्मूला निकल के आया इस सेकंड लॉ से। ठीक है, अब मैं इसको आगे बताऊं, तो ये जो फोर्स हमारा आया, इसमें देखिए ये जो मास है, यहाँ पे आपने एक चीज देखी होगी, ये जो स्पीड वेलोसिटी में तो चेंज आ रहा है, लेकिन मास में कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि इस फॉर्मूले में यहाँ पे जो मास है वो है कांस्टेंट। मास को क्या रखा गया है इस फॉर्मूले में, यहाँ पर कांस्टेंट रखा गया है, और इसकी वेलोसिटी यानी इसकी स्पीड में चेंज हो रहा है। लेकिन ये जो फोर्स है ये इक्वल टू तो है मास और इसके एक्सेलरेशन के, यानी मास और एक्सेलरेशन के क्या है, इसके ये गुणनफल के, यानी मैं बात करूँ तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, फोर्स बराबर होता है। लेकिन ये किसी कंडीशन में ये जो फोर्स मैंने फॉर्मूला निकाला ये फॉलो नहीं करता, यानी वैलिड नहीं है। तो अब देखिए ये इसका मैं एक एग्जांपल दूं जिसमें ये फोर्स इक्वल नहीं होता मास और एक्सेलरेशन के। तो आप सभी ने देखा होगा रॉकेट को जब छोड़ा जाता है तो उसमें से कुछ एक्सॉस्ट गैसेस निकलती है। ठीक है, तो जब रॉकेट को छोड़ा गया तो उसमें से एक्सॉस्ट गैसेस निकलती है, तब उस रॉकेट का मास कुछ और था, और जब उसको छोड़ा गया, जो एक्सॉस्ट गैसेस निकली, तब उसके मास में क्या आ रहा है, उस रॉकेट को छोड़ा गया उसके मास में चेंज आ रहा है ना। तो रॉकेट वाले केस में अगर हम बात करें, ये जो फोर्स का फॉर्मूला है, ये जो फोर्स है ये मास और एक्सेलरेशन के
साथ वैलिड नहीं होता, यानी जो फोर्स है ये इक्वल नहीं होगा। यानी यहाँ पर मैं बात करूँ, ये जो फोर्स है ये इसके मास और एक्सेलरेशन के साथ वैलिड नहीं होता रॉकेट वाले केस में। एक और मैं केस की बात करूं तो देखिए, आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट है उसके मास में, देखिए जब कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करूं तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन कर रहा है तो मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो मोशन करते हुए उसके मास क्या होता है, बढ़ता है। चाहे वो थोड़ा सा ही बढ़े, लेकिन हर ऑब्जेक्ट जब मोशन कर रहा होता है तो उसके मास क्या होता है, बढ़ता है। अब ये मास बढ़ रहा है, मास चाहे थोड़ा सा ही बढ़ रहा है, वो ऐसे ऑब्जर्व नहीं किया जाता, ये ऑब्जर्व किया जाता है कब, ये जब देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड का जो मास है उसको, जब वो उसके ऑब्जेक्ट की स्पीड इक्वल आती है, यानी पूरी बराबर तो नहीं आती, बराबर सी आने लगती है किसके, लाइट की स्पीड के। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जब लाइट के बराबर सी नजर आती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट के मास को मेजर कर सकते हैं कि ये मास बढ़ा हुआ है या नहीं। किस केस में देखेंगे, लाइट की स्पीड के बराबर सा जब हमें किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड नजर आती है तो वहां पर मास क्या है, हमें बढ़ा हुआ नजर आता है। वैसे बढ़ता है हर ऑब्जेक्ट का मास, चाहे थोड़ा सा ही बढ़े, तो मोशन करता हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास बढ़ता है। ये याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है एग्जामिनर पूछ भी सकता है कि जब मोशन करती हुई होता है कोई ऑब्जेक्ट तो क्या उसका मास बढ़ता है। तो बिल्कुल, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता है तो उसका मास बढ़ता है। और ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूला बताया, जो फोर्स है वो इक्वल टू होता है, यानी बराबर होता है मास और एक्सेलरेशन के। तो ये हर एक केस में ये जो फोर्स है ये इक्वल नहीं होता हर एक केस में। कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जैसे मैंने रॉकेट वाला बताया, रॉकेट को जब छोड़ा जाता है, जब छोड़ा नहीं गया था उसका मास कुछ और था, जैसे ही उसको छोड़ा गया तो उससे जब रॉकेट को छोड़ा गया तो कुछ एक्सेस गैसेस उसने निकाली तो उसके मास में चेंज आया। तो मास के चेंज होने से तो क्या हुआ, यहाँ पर देखिए जो मैंने को ये बताया था लॉ ऑफ मोमेंटम के बारे में मैंने बताया था जब मैंने प्रीवियस क्लास ली थी। तो लॉ ऑफ मोमेंटम किसके गुणनफल के बराबर होता है, मास और वेलोसिटी के। तो देखिए जब इसमें ये जो लॉ ऑफ मोमेंटम है ये बराबर है किसके, इक्वल है मास और वेलोसिटी के। तो ये मास देखिए किसी सिचुएशन में मास कांस्टेंट भी हो सकता है और किसी सिचुएशन में वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो सकती है। तो ये फिक्स नहीं है कि मास ही हमेशा कांस्टेंट रहेगा या वेलोसिटी ही कांस्टेंट रहेगी, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। किसी केस में मास भी क्या होता है, मास चेंज हो सकता है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। किसी केस में वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो मास क्या होगा, चेंज होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो है इसकी डेफिनेशन बनाई गई है न्यूटन्स के सेकंड लॉ की, कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो इसीलिए इसके मोमेंटम में क्या होता है, चेंज होता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि कभी किसी केस में मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, किसी केस में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो मास चेंज होता रहेगा। एग्जांपल मैंने रॉकेट का लिया अभी, इसके सेकंड लॉ का मैं एक और एग्जांपल लूं तो देखिए सभी ने देखा होगा जब क्रिकेटर खेलते हैं ना, तो जब सामने से बॉल आ रही होती है, ठीक है, क्रिकेटर की ही बॉल ले लीजिए, सभी देखते हैं मैच। तो जब वो बॉल सामने से तेज स्पीड से बॉल आ रही होती है तो आपने देखा होगा कि क्रिकेटर होते हैं वे अपने हाथ को पीछे की ओर कर लेते हैं। तो वे पीछे की ओर करते हैं क्योंकि जो वो बॉल आ रही है उसकी स्पीड जब बहुत ज्यादा है, उसका जो बॉल का जो स्पीड होती है, उसकी जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर वो उस टाइम पर जब वो अपना हाथ पीछे करता है, जब वो क्रिकेटर खेलने वाला अपना हाथ पीछे की ओर करता है तो वो जो बॉल स्पीड से आ रही है उस स्पीड वाली बॉल को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। तो वो टाइम जो मिलता है उस टाइम में जो मोमेंटम है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, यानी जीरो हो जाता है। अगर वो देखिए किसी चीज को अगर हम डायरेक्टली, बॉल अगर आ रही है स्पीड से, हम उसे डायरेक्टली पकड़ेंगे तो उस बॉल से हमें
चोट लग सकती है। तो इसीलिए क्रिकेटर अपने हाथ को पीछे की ओर करते हैं। तो इसमें क्या लग रहा है, इसमें न्यूटन का सेकंड लॉ लग रहा है कि जब कोई भी वस्तु हमारी ओर स्पीड से आ रही होती है तो वो वस्तु तो स्पीड से आ रही है, उसका वेग हम कम कर सकते हैं अपना क्या करके, जैसे क्रिकेट वाला मैंने एग्जांपल दिया, तो बॉल आ रही है स्पीड से तो क्रिकेटर अपना हाथ पीछे की ओर करता है। क्यों करता है? ताकि उस बॉल वो जो स्पीड से आ रही है उसकी स्पीड में कमी हो सके, उसका संवेग शून्य तक लाया जा सके। तो जब वो बॉल को कैच करता है, उस बॉल को कैच करने में इतनी चोट नहीं लगती। ठीक है, तो इस केस में क्या फॉलो हो रहा है, न्यूटन का सेकंड लॉ फॉलो हो रहा है। तो इसीलिए क्रिकेटर अपने हाथ पीछे की ओर करते हैं क्योंकि उसकी बॉल की स्पीड को ताकि कम किया जा सके। अब देखिए यहाँ पर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, तो आप लोगों ने देखा होगा बग्गी, सभी ने देखी है, ट्रैक्टर भी देखा है। तो जो बग्गी होती है, जो ट्रैक्टर होता है, जब हम रोड पर जा रहे होते हैं बग्गी में बैठकर या ट्रैक्टर में बैठकर, तो जो बीच में ब्रेकर पड़ते हैं या कहीं पे गड्ढे आ जाते हैं तो हमें हमारी पूरी बॉडी हिल जाती है, हमें बहुत ज्यादा झटका लगता है, जोर से झटका लगता है ट्रैक्टर में जाते हुए या बग्गी में जाते हुए। वो क्यों लगता है? क्योंकि बग्गी में, ट्रैक्टर में कोई शॉक एब्जॉर्बर नहीं होता। क्या नहीं होता? शॉक एब्जॉर्बर नहीं लगा होता। और अगर मैं इसी झटकों की बात करूं, जब हम बाइक पर जा रहे होते हैं या हम गाड़ी में जा रहे होते हैं या बस में जा रहे होते हैं, तो ब्रेकर तो तब भी पड़ते हैं जब हम कोई दूरी तय करते हैं, कहीं पर हम जा रहे होते हैं। गड्ढा जब भी पड़ेगा रास्ते में कहीं, तो बाइक पर जाए या हम गाड़ी से सवारी करें या बस में जाए तो हमें झटका कम लगता है। झटका तो लगता है लेकिन कम लगता है। वो कम क्यों लगता है? क्योंकि देखिए, जब वो गड्ढा या ब्रेकर पर गाड़ी एकदम से उसको एकदम झटके के साथ जाएगी तो उस गाड़ी पे जो झटका लगेगा तो शॉक एब्जॉर्बर तो देखिए, गाड़ी हुआ, बाइक हुआ या ट्रक की मैं बात करूँ तो इनमें क्या होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर लगे होते हैं। बाइक, गाड़ी, बस, इनमें क्या होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर लगे होते हैं। तो इन शॉक एब्जॉर्बर पर जो वो गड्ढा पड़ता है तो ये क्या करते हैं, गतिज ऊर्जा जो उत्पन्न होती है झटका लगने से, वो गतिज ऊर्जा क्या करती है कि हमें एकदम से झटका ना लगे, वो एक नॉर्मल ऊर्जा में चेंज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी? नॉर्मल एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो वो इस वजह से हमें किसी बाइक या गाड़ी में हमें कम झटका लगता है। क्यों? क्योंकि इनमें शॉक एब्जॉर्बर लगे हुए होते हैं। ये झटके के वेग को क्या करते हैं, कम लगते हैं। और बग्गी या ट्रैक्टर में क्या नहीं होता है, ये शॉक एब्जॉर्बर नहीं लगे होते हैं। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि ये जो मैंने बात की है, इस संवेग के नियम में, ये जो न्यूटन का जो द्वितीय नियम है, ये बताता है कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट से हमें कम चोट भी लग सकती है और अधिक चोट भी लग सकती है। दोनों ही केसेस इस सेकंड लॉ में हम देख सकते हैं। अब मैं दूसरा यहाँ पर एग्जांपल लूं। अब देखिए, कोई अगर कम स्पीड से बॉल आ रही है, उसको हम इजीली कैच कर लेंगे तो उससे हमें कोई चोट नहीं लगेगी। अगर मैं कोई पत्थर रखा है, पत्थर को अगर मैं खिसकाऊंगी तो उस पत्थर को जब मैं मारूंगी, उस पत्थर से मुझे चोट लग सकती है। क्योंकि पत्थर का क्या हो जाएगा, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है द्रव्यमान के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मास के ऊपर। द्रव्यमान यानी मास। तो मैं यहाँ पर ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? मास। वही मैंने जो बताया था। मैंने यहाँ पर ये बताया कि अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था शॉक एब्जॉर्बर का लिया था, और बात की थी मोमेंटम की भी बात की थी कि उसमें मास और द्रव्यमान कैसे लग रहा है, कि मास भी कांस्टेंट हो सकता है और मास कांस्टेंट रहेगा तो वेलोसिटी में चेंज होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो मास में चेंज होगा। ये सब हमने देखा। अब देखिए, मैं इसके साथ, जैसे मैंने अभी आपको इसके न्यूटन के फर्स्ट लॉ में बताया था कि जो इनर्शिया है वो हर ऑब्जेक्ट पर समान नहीं लगता, ये डिपेंड करता है मास के ऊपर। ऐसे ही इसमें भी मैं आपको अब लास्ट में बताऊंगी। ये जो फोर्स लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, यानी किसी भी वस्तु पर जो फोर्स लगाया जा रहा है, उस फोर्स का उस ऑब्जेक्ट पर उस फोर्स का लगते रहने से क्या उत्पन्न हो रहा है?
एक्सेलरेशन उत्पन्न हो रहा है। वो कब हो रहा है एक्सेलरेशन उत्पन्न? जब किसी ऑब्जेक्ट पर कंटिन्यू क्या फोर्स लगता जा रहा है। फोर्स के कंटिन्यू जैसे जैसे फोर्स लगता रहेगा त्वरण भी क्या होगा, वस्तु पर फोर्स लगता रहेगा तो त्वरण भी क्या होगा, बढ़ता रहेगा। एक्सेलरेशन के किसके प्रोपोर्शनल होता है फोर्स? एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा केस यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे किसी वस्तु पर फोर्स बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, लेकिन मास के साथ एक्सेलरेशन का उल्टा होता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु का मास, अगर मास में चेंज आ रहा है, मास बढ़ता जा रहा है, जैसे मैंने अभी बताया था कोई वस्तु है मोशन कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसका मास बढ़ता है, तो यहाँ पर फोर्स लगते रहने से ये जो एक्सेलरेशन है बढ़ रहा है उसके साथ फोर्स के, लेकिन मास के केस में ये एक्सेलरेशन का उल्टा है। जैसे मास चेंज होता रहता है, यानी मास क्या हो रहा है ऑब्जेक्ट पर, किसी वस्तु, कोई वस्तु मोशन कर रही है तो उसका मास बढ़ रहा है, मास बढ़ने से एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये क्या होता है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के एक्सेलरेशन। मास के साथ एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मास अगर बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो मास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये चीज भी याद रखिएगा, ठीक है। तो वस्तु पर फोर्स लगते रहने से एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और मास के बढ़ते रहने से एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब न्यूटन सेकंड लॉ, ये डिपेंड करता है लॉ ऑफ मोमेंटम पर। अब हम इसका थर्ड लॉ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थर्ड लॉ है जो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया यानी एक्शन रिएक्शन पर, ठीक है। तो अब थर्ड लॉ को स्टार्ट करें। इसका थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी किसके बराबर होता है, एक्शन रिएक्शन के नियम पर ये लगता है। तो इसमें क्या हो रहा है, किसी वस्तु पर जो फोर्स लगता है, फोर्स तो लग रहा है इक्वल, फोर्स क्या लगेगा, इक्वल लगेगा, लेकिन कैसे लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। कैसे लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में देखिए फोर्स कैसे लगता है, एक्शन रिएक्शन का मतलब यही है कि क्रिया हो रही है, क्रिया के साथ ही हमें उसका रिएक्शन भी मिल रहा है। तो इसकी हम डेफिनेशन लिखे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, two equal force, two equal force and opposite force, opposite direction, ये जो टू इक्वल यानी जो फोर्स लग रहे हैं वे बराबर लग रहे हैं, लेकिन विपरीत दिशा में लग रहे हैं। किस पर लग रहे हैं, डिफरेंट बॉडीज पर लग रहे हैं। On which act, किस पर कार्य करते हैं ये, टू डिफरेंट बॉडीज पर, on which two different bodies ठीक है। अब देखिए ये जो फोर्स लग रहे हैं इक्वल फोर्स लग रहे हैं, लेकिन ये फोर्स कभी फोर्स क्या नहीं लगते, सेम डायरेक्शन में नहीं लगते, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कभी नहीं करते फोर्स। तो अब मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ इसे समझाने के लिए। देखिए जब बंदूक की गोली होती है ना, बंदूक की गोली को जब छोड़ा जाता है, कोई अगर बंदूक की गोली को चला रहा है तो जो वो बंदूक की गोली छोड़ी जाती है, बंदूक की गोली छोड़ने से जो बंदूक चला रहा है उसके कंधे पर पीछे की ओर झटका लगता है। क्यों लगता है वो पीछे की ओर झटका, वो पीछे की ओर झटका इसीलिए लग रहा है। अब देखिए वहां पर क्या हो रहा है, जब बंदूक चला रहा है, बंदूक चलाते हुए जो वो गोली आगे की ओर भेजी जा रही है, बंदूक वाला जो बंदूक चला रहा है उस गोली को आगे भेजने में जो फोर्स लग रहा है, उस गोली को आगे भेजने में जो फोर्स लग रहा है, ठीक
उसी जो वो गोली आगे छूट गई है, फिर वो बंदूक को जो पीछे भेजने पर जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे ही बंदूक से गोली छूटी, गोली छूटने के बाद बंदूक का वो हिस्सा जो पीछे की ओर भेजा गया, उस पर जो अपोजिट फोर्स लगा वो क्या लग रहा है, जैसे ही एक्शन हुआ, जैसे ही क्रिया हुई गोली को आगे भेजने की, सेम वो ही फोर्स, उसी इक्वल फोर्स से पीछे की ओर अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगा है बंदूक के हिस्से को पीछे भेजने में, तो यहाँ पर देखिए कैसे हो रहा है, एक्शन रिएक्शन हो रहा है। जैसे गोली भेजी वैसे ही गोली छूटने के बाद बंदूक का जो हिस्सा आगे गया उसे पीछे भेजने में जो फोर्स लगा है वो कैसा फोर्स लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये जो एक्शन रिएक्शन हो रही है, इस एक्शन रिएक्शन में जो टाइम लग रहा है वो बिल्कुल शून्य यानी जीरो के बराबर लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम इन क्रियाओं के होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है। तो अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में कि जब दो डिफरेंट बॉडीज पर फोर्स लग रहा है इक्वल लेकिन लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये जो एक्शन रिएक्शन क्रिया हो रही है इनके बीच में कितना टाइम लगता है, इनके बीच में जो टाइम लगता है वो बिल्कुल शून्य लगता है। ठीक है, ये काम एक ही क्षण में हो रहा है, पता नहीं लगता, तो इसीलिए बोला गया है दो इक्वल फोर्स लग रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये बंदूक वाला हो गया एक एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल अगर मैं और लूं तो आपने देखा होगा जब नाविक नाव को चला रहा होता है तो वो जो नाव को चलाता है उसे चलाने के लिए वो चप्पू यूज करता है, यानी नाव जो आगे वो लकड़ी वाला जो होता है ना, तो उसको बोलते हैं चप्पू। तो वो जो चप्पू चलाता रहता है नाव को आगे बढ़ाने के लिए, अब वो चप्पू द्वारा जो फोर्स नाव पर लग रहा है, तो चप्पू ने क्रिया किस पे की, ये जो एक्शन किया किस पे किया, नाव पे किया। अब नाव जो अपना एक्शन कर रही है वो किस पर करेगी, पानी पर करेगी। नाव किस पर चल रही है, पानी पर। अब उसी के साथ जैसे नाव ने अपना फोर्स लगाया पानी पे, फिर एकदम बिल्कुल शून्य टाइम के बराबर एकदम पानी ने अपना जो फोर्स लगाया पानी ने वो किस पे लगाया, नाव पे। तो जैसे ही चप्पू द्वारा फोर्स लग रहा है नाव पर, नाव द्वारा फोर्स लग रहा है पानी पर, फिर उसी एकदम से पानी द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो नाव पर लग रहा है। नाव इसीलिए चप्पू चलाता रहता है नाविक और नाव आगे बढ़ती रहती है, क्योंकि साथ ही साथ पानी द्वारा भी फोर्स किस पर लग रहा है, नाव पर लग रहा है। तो देखिए इसमें भी नाव वाले केस में जब नाविक नाव चला रहा है तो क्या हो रही है, एक्शन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो इसमें कौन सा लॉ काम कर रहा है, इसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ऐसे दूसरा एग्जांपल आपने देखा होगा, जो नदी में जो स्विमिंग करते हैं, नदियों में जो तैरना है उसमें भी क्या हो रहा है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ लग रहा है। जब कोई व्यक्ति पानी में तैर रहा है तो उसके बॉडी द्वारा जो फोर्स लग रहा है पानी पर, तो फिर पानी पर जो फोर्स लगा, फिर पानी पर फोर्स लगते ही साथ पानी द्वारा जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, फोर्स लगने थे तभी तो कोई अगर व्यक्ति पानी में तैरता है, पानी उसको आगे की ओर, पानी अपनी तरफ से जो फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में जो उस व्यक्ति पर फोर्स लगा रहा है, तो इसी वजह से व्यक्ति पानी पर फोर्स लगा रहा है, फोर्स जो पानी द्वारा व्यक्ति पर लग रहा है, तो व्यक्ति इसीलिए आगे पानी में तैरता रहता है। क्यों स्विमिंग कर पा रहा है, क्योंकि इसमें भी न्यूटन्स का थर्ड लॉ काम कर रहा है। तो ये होता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। आज हमने यहाँ पर इसके न्यूटन्स के सेकंड लॉ और थर्ड लॉ दोनों को यहाँ पर हमने अच्छे से पढ़ लिया है, विद एग्जाम्पल हमने इसको देखा है। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ किस पर काम कर रहा था, इनर्शिया के ऊपर काम कर रहा था। किसके ऊपर, इनर्शिया की। इनर्शिया हमने देखे थे, इनर्शिया तीन टाइप के देखे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। फर्स्ट लॉ इनर्शिया पर काम कर रहा है। सेकंड लॉ काम कर रहा है मोमेंट, लॉ ऑफ मोमेंट पर, जिसमें क्या हो रहा है, चेंज होता रहता है। कभी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो मास चेंज होता रहेगा, कभी मास कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होती रहेगी। तो वो उस पर काम कर रहा था। और जो मैंने एग्जांपल बताए थे मोमेंट, यानी जो मैंने मोमेंट की बात की थी, तो उसमें जो फोर्स लग रहा था, सेकंड लॉ में जो फोर्स काम कर रहा था वो किसके ऊपर काम कर रहा था, कभी मास कांस्टेंट होगा तो कभी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट जो होगा, कभी
मास किसी ऑब्जेक्ट का ज्यादा होगा, कभी कम होगा। अब देखिए थर्ड लॉ की बात करें तो इसमें थर्ड लॉ में दो इक्वल फोर्स लग रही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, वो हमने विद एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस किए। तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल एंड थैंक